वेलकम फ्रेंड्स, मैं दुर्गानंद कुशवाहा। मैं पिछले 2 सालों से क्लास 9th और 10th के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, और मुझे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन हल्का सा जाना था। हमने जाना था कि रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंसेस है। फ्रेंड्स, जब हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन तो मैंने बताया था कि जब हम भोजन खाते हैं, इंजेशन बोलते हैं, भोजन खाने की प्रक्रिया को इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन के बाद उस फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद वह डाइजेस्टेड फूड ब्लड में चला जाता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और ब्लड के द्वारा वह डाइजेस्टेड फूड सभी सेल तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। यानी कि फाइनली हमने जो भोजन खाया वह सभी सेल तक पहुँच चुका है। लेकिन हमने भोजन क्यों खाया था? एनर्जी बनाने के लिए। तो अभी तक हमारे सेल के पास सिर्फ डाइजेस्टेड फूड पहुंचा है, अभी भी हमें फूड से एनर्जी नहीं मिली है। यानी कि जब हमने सेल तक अपना फूड पहुंचा लिया है तो हमारा अगला मकसद है कि हम उस फूड से एनर्जी बनावे। तो मैंने आपको बताया था कि फूड से एनर्जी कैसे बनता है। तो जो फूड सेल में है वह इंतज़ार करता है ऑक्सीजन गैस का, क्योंकि जब ऑक्सीजन गैस फूड के पास आएगा तो वह ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करेगा और उससे एनर्जी रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा। तो हमने जाना था कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन है क्या। तो रेस्पिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यानी कि जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगा तो वह ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड को तोड़ेगा। फूड को तोड़ने की वजह से एनर्जी रिलीज होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है फूड से एनर्जी बनाना। फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। अभी हमारे पास सवाल है कि भैया रेस्पिरेशन कितने तरीके से हो सकता है? क्या दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आपको पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नहीं देख सकते हैं नेक्ड आई से, वहाँ से लेकर के और बहुत ही हाथी जैसे विशाल जानवर तक। तो क्या सभी जानवर में एक ही तरीके से रेस्पिरेशन होता है, या अलग अलग जानवर में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में रेस्पिरेशन के अलग अलग तरीके हैं? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। हम एरोबिक एंड एनएरोबिक पर जाए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूं, जिनमें हमारा सबसे पहला चीज़ है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में आप जानते होइएगा। ग्लूकोज क्या है? फ्यूल है। ग्लूकोज फ्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो मैं जब भी इक्वेशन लिखूंगा रेस्पिरेशन या एरोबिक एनारोबिक किसी भी चीज़ का इक्वेशन लिखूंगा, केमिकल इक्वेशन, तो मैं अगर कहीं पे लिख दूंगा C6H12O6 तो आपको पता होना चाहिए कि यह ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज बोलते हैं। और सेकेंड चीज़ जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पाइरूवेट। पाइरूवेट क्या होता है? जैसे अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज में क्या है? कार्बन का 6 एटम है। यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 एटम ऑफ कार्बन है। लेकिन जब हम पाइरूवेट की बात करते हैं तो पाइरूवेट में 6 कार्बन नहीं, 3 कार्बन होता है। तो याद रखिएगा, पाइरूवेट क्या है? 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है। यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट में 3 कार्बन एटम होगा। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनावे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये है हमारा पाइरूवेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं COOH। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर आपको ये नहीं पता है कि COOH क्या है, ये COO क्या है, ये कीटोन है। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप केमिस्ट्री क्लास 10 का केमिस्ट्री जब कार्बन चैप्टर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पर आप पढ़ेंगे वहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है और कीटोन क्या है। तो आप याद रखिएगा, पाइरूवेट में एक कीटोन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और 3 कार्बन एटम होता है। तो इतना बात आप पाइरूवेट के बारे में याद रखेंगे। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वह है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। लैक्टिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? कर्ड, दही। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड क्या है? यह भी 3 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल है। यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड में कार्बन का 3 एटम होगा। तो अब इसका क्या है, मतलब इसमें क्या ऐसा चीज़ स्पेशल है? यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, लेकिन ये पाइरूवेट है, पाइरूविक एसिड है, लेकिन यह लैक्टिक एसिड है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हल्का सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर एल्कोहल होता है, एल्कोहल। यानी कि लैक्टिक एसिड में
एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंड क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप या आप अल्कोहल इनको बोल सकते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रही है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में क्या है, 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम किस तरीके से अरेंज है, एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक है अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देखिए दोनों में डिफरेंस यही है, पाइरुवेट और लैक्टिक एसिड में मेनली क्या डिफरेंस है, ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा अल्कोहल। लेकिन जब हम पाइरुवेट की बात करते हैं तो पाइरुवेट में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लेकिन एक कीटोन ग्रुप है। तो ये 3 चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज क्या है, पाइरुवेट क्या है, लैक्टिक एसिड क्या है। पाइरुवेट और लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, पाइरुवेट में एक पाइरुवेट में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एक कीटोन ग्रुप, लैक्टिक एसिड में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पर। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का। तो मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको हल्का हल्का सा पता चल रहा होगा इसके नाम से कि एक्चुअली में एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम इस दोनों को डिटेल में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली में क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपको नाम से हल्का हल्का सा पता चल रहा होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन का वह प्रोसेस, यानी कि वैसा रेस्पिरेशन जो एयर के प्रेजेंस में होगा। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है, मैंने बताया था जब एसिमिलेशन के द्वारा सेल के पास फूड पहुंच चुका है तो वह ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है। यानी कि अगर हमें रेस्पिरेशन करना है, उस फूड से एनर्जी बनाना है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन गैस की। तो जब रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, नीड्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की जरूरत होगी। और जब ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा तब क्या होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता कैसे है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होगा, जिसमें पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा और सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इस बात को याद रखेंगे। कैसे होगा, अब दोनों स्टेप क्या है वो हम बात करते हैं। तो अपने पास क्या है, ग्लूकोज है। अगर हम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेकर के चले तो अपने पास एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। जब हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं साइटोप्लाज्म में क्या होगा यहाँ पे, तो ग्लूकोज क्या होगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइरुवेट क्या है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। तो ये जो ग्लूकोज है ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इस बात को याद रखना है, ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में। यही है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप जो साइटोप्लाज्म में होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस दोनों प्रोसेस में होता है, एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी। तो हमसे पूछा जाएगा ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। या ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। तो अब ये पाइरुवेट क्या होगा, अब ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा 6CO2 6H2O और एनर्जी में, यानी कि एनर्जी रिलीज करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इंटरमीडिएट ग्रुप में, इंटरमीडिएट का कहने का मतलब है रिएक्टेंट और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच में जो चीज़ बन रहा है उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट के रूप में 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, तो यह मॉलिक्यूल पाइरुवेट है। याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से जब एनर्जी बनता है तो बीच में इंटरमीडिएट के फॉर्म में 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, इसे हम क्या बोलेंगे, पाइरुवेट बोलेंगे। और पाइरुवेट क्या होता है, मैंने आपको बताया पाइरुवेट में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और सेकंड इज कीटोन ग्रुप होता है। तो ये होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अब ये जो एनर्जी बना,
ये जो एनर्जी बना, आपने दो चीज़ का नाम कभी सुना होगा क्लास 9th में, एडीपी एंड एटीपी। व्हाट इज एडीपी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डी मतलब डी मीन्स डाइफॉस्फेट, बट एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप है लेकिन यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो जो एटीपी है, एटीपी में 2 फॉस्फेट है और एटीपी में 3 फॉस्फेट है। तो एडीपी के पास एटीपी के कंपैरिजन में कम एनर्जी कंटेंट होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी के पास लेस एनर्जी कंटेंट होता है, लेस एनर्जी, लेकिन एटीपी के पास मोर एनर्जी होता है कंपैरिजन ऑफ एडीपी, यानी कि एडीपी के कंपैरिजन में एटीपी के पास ज़्यादा एनर्जी होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा जब यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज से पाइरूवेट बना। ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। आगे चल करके सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यह जो पाइरूवेट है यह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह जो एनर्जी है यह क्या करेगा, इस एडीपी को, अपने पास जो एडीपी है इस एडीपी में एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा और इस एक और फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ता है। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत है और यह एनर्जी कहाँ से आएगा, ये रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी बना। तो रेस्पिरेशन के जो द्वारा एनर्जी बनता है उसका हमारा बॉडी डायरेक्ट यूज नहीं करता है। रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी बना वह कहाँ पे यूज होता है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। ये जो एडीपी था उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हुआ वो फाइनली कहाँ, किस फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाएगा, एटीपी के फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और समय जब पड़ेगा, मतलब मान लीजिए कि हमारे बॉडी में कोई एक्टिविटीज हो रही है, उस टाइम पर हमें एनर्जी की जरूरत है, तो यह एटीपी टूटेगा। यानी कि सबसे पहले क्या था, एडीपी था, इस एडीपी से क्या बना, एटीपी। इस एटीपी में एनर्जी खर्च हुआ, जो एनर्जी कहाँ से आया, रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी बना था उस एनर्जी ने क्या करा, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करा। और जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो यह एटीपी टूटेगा और जब यह एटीपी टूटेगा तो 2 चीज बनेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और दूसरा एडीपी, और साथ में एनर्जी भी बनेगा और इसी एनर्जी का यूज हमारा बॉडी करेगा। तो यह जो एडीपी है, एटीपी बना, फिर एटीपी से एडीपी, फिर एडीपी से एटीपी, यह साइकिल हमेशा चलते रहता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैं हल्का हल्का सा एक बार रिवाइज कर देता हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसके लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। इसमें 2 स्टेप होता है, एक को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म। तो आप याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनना, कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। पाइरूवेट क्या है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और यह फाइनली जाकर के CO2 H2 और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यह जो एनर्जी है यह एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा और जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होगी तो एटीपी टूटेगा और वह फिर से जितना एनर्जी लिया था उतना एनर्जी दे देगा और उस एनर्जी का यूज हम अपने शरीर में काम करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो अच्छा खासा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। अगर हम बात करें एटीपी की कि कितना एटीपी बनाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इतना एनर्जी रिलीज होता है कि यह 38 एटीपी बना सकता है। याद रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अच्छा खासा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहली बात ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, दूसरी बात कि अच्छा खासा अमाउंट में क्या करता है, एनर्जी देता है, यानी अच्छा खासा अमाउंट में एटीपी रिलीज करता है। थर्ड बात है कि इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये सब हमारी कुछ बातें हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। और एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये जो काम हो रहा है पाइरूवेट से एनर्जी वगैरह बनने का प्रोसेस, ये कहाँ पर होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप किस में होता है, साइटोप्लाज्म में, लेकिन सेकेंड स्टेप किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आई होप कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा।